Hey guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra and today we'll be discussing about family laws. So this is also part of your UGC NET syllabus and this video is specifically directed to the aspirants of UGC NET, but then it is generally applicable to all the law students as well. So anybody who would want to read about family laws, this video is good for you. Okay, so today we'll begin with family laws and we'll cover both Hindu laws as well as Muslim laws, and if time permits we'll also go to Christian laws and otherwise also. So here I am going to begin with the general introduction about family law in terms of its constitutional basis. तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 which is under part 4 of the constitution, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट कोशिश करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिक्योर किया जाए. अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि जितने भी सिविल मैटर्स हैं उस पर एक ही कानून होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के हो. ठीक है, तो इस पर डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ. वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, कैसे होता है, और ये भी टॉपिक है आपके एग्जाम का, आप उसको देख सकते हैं. तो आई एम जनरली टेलिंग यू कि ऐसा एक निर्देश हमारे संविधान निर्माताओं ने स्टेट को दे दिया था कि आप एक ऐसा कानून बनाइएगा कि सारे के सारे जो सिविल मैटर्स हैं उस पर यूनिफॉर्म एक ही लॉ होना चाहिए. मेजॉरिटी सिविल मैटर्स पे ऑलरेडी एक ही कानून है, लेकिन जो पर्सनल मैटर्स हैं, मतलब रिलीजन हो गया, अडॉप्शन हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना हो गया, इन सब पे अभी तक हर धर्म के लिए एक कानून नहीं है और सब धर्म अपने अपने पर्सनल लॉ से रेगुलेट होते हैं. तो ये हो गया आर्टिकल 44. अब आर्टिकल 44 के अलावा अगर स्टेट ऐसा कोई कानून बनाती है देन हु हैज़ द पावर? क्या वो सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है या अलग अलग स्टेट्स अपने कानून बना सकती हैं? तो इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 3 7 शेड्यूल के लिस्ट 3 में लिस्ट 3 क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके जितने भी मैटर्स है उस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कानून बनाने की. तो उसके लिस्ट 3 के एंट्री 5 में पावर है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास कि वो पर्सनल लॉ मैटर्स, मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इन सब पे कानून बना सकती है. तो हो गया सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. अब हम आते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ लॉज. तो हम पहले हिंदू लॉ के देखते हैं क्या क्या सोर्सेज रहे हैं, मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेज रहे हैं और कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. तो अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो सबसे जो ओल्डेस्ट सोर्सेज है वो क्या है? श्रुतिज. श्रुति का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट यू हर्ड, जो आपने सुना है. तो जितने भी वेदास और उपनिषद लिखे गए हैं वो सब श्रुति के बेसिस पे लिखे गए हैं कि ऐसा जो है विधाताओं ने बोला था कुछ, तो जिन लोगों ने वो सुना था तो उसको लिख दिया था. तो जितने भी वेद और उपनिषद लिखे हैं वो श्रुतियों के बेसिस पे जो जो बोला गया था. सेकंड जो सोर्स है वो है स्मृति. स्मृति का मतलब क्या है कि जो भी आप याद रखते हैं, समथिंग दैट हैज़ बिन रिमेंबर्ड. तो जो जो श्रुतियों के बाद लिखने के बाद कितने लोग आए, उन्होंने बोला, तो जो जो चीज़ें याद रही उन सब चीज़ों को लिख दिया गया. तो वो हमारा दूसरा मेजर सोर्स बनता है हिंदू लॉ का. तो जो स्मृति में जो सबसे पुरानी स्मृति जिसकी सबसे ज़्यादा अभी अथॉरिटी वैल्यू भी है दैट इज़ कॉल्ड मनुस्मृति. ठीक है. तीसरा जो सोर्स है हिंदू लॉ का वो भी मॉडर्न सोर्सेज में आ जाता है, जिसमें पहला हो गया आपका कस्टम्स. कस्टम्स की जो डिटेल डेफिनेशन है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट करेंगे. कस्टम्स हो गए. उसके बाद प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब होता है जुडिशियल डिसीजंस, कि जो भी ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है एक पर्टिकुलर मैटर पे तो वो लॉ बन जाता है फॉर द होल कम्युनिटी. दे ऑल हैव टू फॉलो इट. तो बाकी जो भी ऐसे सिमिलर केसेस होंगे उस पर वही रूल एप्लीकेबल होगा. तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिसीजन और जुडिशियल प्रेसिडेंट विच बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल. एंड थर्ड इज लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मतलब जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई पार्लियामेंट ने या स्टेट ने एक्ट बना दिया हो. तो ये हो गए हमारे हिंदू लॉ के सोर्सेस. अगर अब हम हिंदू लॉ के स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स का बेसिक मतलब क्या होता है? जो भी स्मृतियाँ लिखी गई थी, आई टोल्ड यू द ओल्डेस्ट वन वाज मनुस्मृति. तो उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. उसके बेसिस पे 2 मेजर डिविजन ऑफ स्कूल्स बने हैं इंडिया में. जो मेजॉरिटी इंडिया फॉलो करता है दैट इज़ कॉल्ड मिताक्षरा, और जो एक लिमिटेड जिसकी अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड दयाभागा. तो मिताक्षरा इज़ फॉलोड इन द होल ऑफ इंडिया. दयाभागा इज़ followed in West Bengal and some parts of Assam. So Mitakshara wider application and Dayabhaga limited application only in West Bengal and some parts of Assam. जो मिताक्षरा है it was founded by विजनेश्वरा. important for your exam, विजनेश्वरा. दयाभागा was founded by जिमुतवाहना. जिमुतवाहना. ठीक है. अब जो मिताक्षरा है वो क्लेम करता है कि जो एक स्मृति थी यज्ञवल्क्य स्मृति, उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल्स लेके मिताक्षरा स्कूल को फाउंड किया गया था. तो जो विजनेश्वरा ने मिताक्षरा स्कूल को फाउंड किया था उसके प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए थे? यज्ञवल्क्य स्मृति से. लेकिन जो द्रविड़
लेकिन जो दयाभागा स्कूल है वो ऐसा कुछ क्लेम नहीं करता कि एक पर्टिकुलर स्मृति पे वो बेस्ड है. वो कहता है कि वी आर अ डाइजेस्ट इन आवर सेल्स, सो वी हैव लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वी आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन वन स्मृति. ओके, सो दैट्स अबाउट मिताक्षरा एंड दयाभागा. नाउ जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें भी कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं. तो majority principles of the whole मिताक्षरा they are same across the country, लेकिन बेसिकली अडॉप्शन और इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के मैटर्स में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. इसलिए मिताक्षरा के विद इन दे आर 5 अदर स्कूल्स ऑफ थॉट एज वेल. पेपर में आ सकता है, तो यू शुड नो जो कौन कौन से स्कूल है आपको नाम पता होना चाहिए. सो इट इज़, यू मे राइट इट डाउन. सो इट इज़ बनारस स्कूल ऑफ थॉट or school of Hindu law you can call it, and then Mithila, then it's Maharashtra which is also called Bombay, and then Dravida which is also called Madras, and the fifth one which is of new occurrence, that is Punjab school of Hindu law. So Mitakshara ke within these are 5 different schools of thoughts as well. तो ये तो हमारा हो गया हिंदू सोर्सेज ऑफ लॉ एंड देन स्कूल्स ऑफ थॉट. नाउ लेट्स कम टू द मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ के जितने भी सोर्सेज हैं उसको हम प्राइमरीली 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहला तो हो गया प्राइमरी, जो मेजर सोर्सेज हैं. अगर हमारे पास वो मेजर सोर्स है तो हमें सेकेंडरी सोर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. उसके बाद हम सेकेंडरी सोर्स देखते हैं, फिर हम तीसरा देखते हैं, थर्ड. सो प्राइमरी में भी 4 डिफरेंट सोर्सेज आते हैं. तो अगर हम प्राइमरी सोर्स की बात करें तो पहला तो हो गया कुरान. तो बेसिकली कुरान में जो भी लिखा है वो मेजर सोर्स ऑफ लॉ है. उसके अगेंस्ट जाके नो प्रिंसिपल कैन बी एक्सेप्टेड बाय मुसलमान. सो द मेजर सोर्स ऑफ लॉ फॉर मुस्लिम्स इज द कुरान, वट एवर इज रिटन देयर. कुरान के बाद सेकेंड इज सुन्ना ऑफ हदीस. सुन्ना इज SUNNA ऑफ हदीस, HADIS. ये बेसिकली क्या है, जहाँ पर कुरान में कुछ चीज़ नहीं लिखी गई जो कि प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा लोगों तक डिलीवर नहीं हुई, तो आप कैसे उस चीज़ पे कोई भी लॉ या प्रिंसिपल लेकर आओगे? बाय फॉलोइंग द वर्ड्स, द पैथ्स, द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. तो कुरान में अगर नहीं लिखा, तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ शब्द बोले हैं उस चीज़ पे, या उनकी प्रैक्टिसेस या उनके पैथ ऑफ लाइफ से कुछ हमें सोर्स मिलता है, सो दैट बिकम्स योर सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ. तीसरा होता है इजमा. इजमा में क्या होता है, तो अगर आपके पास कुरान में भी कोई चीज़ मिसिंग है, आपको सुन्ना ऑफ हदीस, प्रैक्टिस और वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद भी कुछ नहीं मिल रहा, तो इजमा में क्या होता है, तो जो मौलवी काजी हो गए या मुजाहिद्स हो गए, मुजाहिद वर्ड आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, सो यू शुड नो इजमा इज ऑल मुजाहिद. तो मुजाहिद बेसिकली क्या हो गया, जो मुस्लिम रिलीजन के स्कॉलर्स हो गए, तो जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने जिस तरीके से कुरान को इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है, वो आपका थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हो जाता है. फोर्थ क्या हो गया, किया. इट्स QIYA. किया क्या हो गया, जब आपके पास ऊपर के 3 सोर्स नहीं है, तो किया इज़ लाइक बेसिक डिडक्शंस, बेसिक एनोलॉजी जो आपको कुरान से समझ में आती है, वही आपका सोर्स हो जाता है. ठीक है, तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको जनरलाइज कर लेते हो. ये हो गया आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. सेकेंडरी में आपके पास क्या आ गया, लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इज द स्पेसिफिक एक्ट विच हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. तो मुस्लिम लॉ के लिए बेसिकली वी गॉट 2 कोड्स. पहला जो कानून है दैट इज कॉल्ड द शरीयत लॉ. शरीयत लॉ was passed by the British government in the year 1937. So that is the major law that for Muslims was codified by the British government. And the second law is Dissolution of Muslims Marriage Act of 1939. 2 मेजर कानून हो गए. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल. इस पर यूजुअली एक क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, ये तो हमारे हो गए सोर्सेज. एंड द थर्ड सोर्स ऑफ कोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज ऑल्सो द कस्टम्स. इनमें भी कुछ कस्टम्स होते हैं विच हैव बीन फॉलोड. फॉर एग्जाम्पल द ट्रिपल तलाक वन, इट वॉज नॉट रिटन इन कुरान, इट वॉज अ कस्टम विच वॉज फॉलोड फॉर सो मेनी ईयर्स until of course it was banned recently by the Supreme Court. The Supreme Court said it's unconstitutional. Okay, so the customs, they are also the major source of Muslim law. And the judicial decisions of course like in Hindu law. तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक केस में बोल दिया कि अब ट्रिपल तलाक जो है, 3 बार तलाक बोल देने से जो है शादी खत्म नहीं हो जाएगी, तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है, अब एक लॉ बन गया. नाउ इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. नाउ द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ यू शुड नो. सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए. आई थिंक दैट विल डू. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो आई एम जस्ट रिसाइटिंग इट फॉर यू. सो फर्स्ट इज द हनीफा स्कूल, देन मालिकी स्कूल, हनबली स्कूल एंड द शाफी स्कूल. ओके, ये अब हमने कर लिए दोनों हिंदू एंड मुस्लिम लॉ के सोर्सेज कर लिए और स्कूल्स कर लिए. नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द हिंदू लॉज. अब ये जो हिंदू लॉ है एक्चुअली आया कैसे था? सबसे पहले 1950 में एक हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था. दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम
तो जब बी आर अम्बेडकर ने हिंदू बिल को इंट्रोड्यूस किया था, ही हैड टू फेस स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम अदर पार्टी लीडर्स, बिकॉज पहली बार हिंदू लॉ जो कि पर्सनल मैटर हुआ करता था हिंदुओं का, उसको कोडिफाई किया जा रहा था. बट नॉनदलेस टाइम लगा था, बट 1950s के दौरान ही हिंदू कोड बिल जो है वो 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पास किया गया था. आपको यहाँ पे याद करने हैं, देयर वर 4 एक्ट्स, हम चारों करने वाले हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जो हिंदू मैरिज एक्ट है पहला, वो 1955 में आ गया था, और जो बाकी 3 एक्ट्स हैं वो अगले साल 1956 में आए थे. सो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट इज़ ऑफ 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट इज़ ऑफ 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956. तो ये हमारे 4 एक्ट्स पास हो गए थे 1950s में एज अ रिजल्ट ऑफ हिंदू कोड बिल. अब हम सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज what was the day when it had come into force. So you have to write it down. It was 18th of May 1955. Yes, so 18th of May 1955 this law had come into force. सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. ये एक्ट अप्लाई किस किस पे करता है. ऑफकोर्स हिंदू मैरिज एक्ट है, इट हैड टू अप्लाई ओनली ऑन हिंदूज. सो सेक्शन 2 विल गिव यू इनडायरेक्टली द डेफिनेशन ऑफ हिंदूज. तो पहला कहता है ऑल दोज हु आर हिंदूज बाय रिलीजन. तो अगर आप धर्म से हिंदू हो, आपके ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है. सेकेंड इज इफ़ यू आर अ बुद्ध, सिख और जैन. बुद्ध, सिख और जैन, इट मीन्स देन ऑल्सो यू आर अ हिंदू. तीसरा कहता है कि अगर आप इंडिया के डोमिसाइल हैं, इंडिया में रहते हैं, और आप ये 4 नहीं हैं, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है, तो भी आप हिंदू हैं. तो बेसिकली एक्ट सब पे अप्लाई होता है जो इंडिया में है, बस मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होता, क्रिश्चियन पे नहीं होता, पारसी पे नहीं होता, जू पे नहीं होता, बाकी एवरीबडी इज़ कवर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. ओके, इसके अलावा सेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन है जो कि ये बोलती है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं हिंदू हैं, हिंदू मतलब बुद्ध, जैन या सिख भी हो सकते हैं, तो जो आपका बच्चा होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हिंदू हो गया. अब ये बच्चे का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 1976 के अमेंडमेंट के बाद चाहे बच्चा आपका लेजिटिमेट हो, मतलब वो एक लीगली वैलिड मैरिज से प्रोक्रिएट किया गया हो, या बच्चा इलेजिटिमेट हो, मतलब वो जो शादी थी या तो वॉइड है या वॉइडेबल है, उसका प्रोडक्ट है, डजेंट मैटर. चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो, चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे वो बच्चा आपका नेचुरल हो, बाय बर्थ हो, बाय ब्लड हो, या बाय अडॉप्शन हो, दे आर ऑल ऑन द सेम फुटिंग. तो हम इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अब, ठीक है. बच्चा इज बच्चा, नो मैटर व्हाट. सो एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्ध, जैन, सिख हैं, तो उनका जो बच्चा है वो भी हिंदू हो गया ऑटोमेटिकली. वेड लॉक, अगर आपका वन स्पाउस जो है वो है हिंदू या बुद्ध, जैन या सिख, और दूसरा नहीं है, डजेंट मैटर, जो बच्चे की अगर परवरिश हो रही है वो जो हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख उसके जैसे हो रही है, ठीक है, तो भी वो बच्चा क्या होगा, हिंदू माना जाएगा. राइट. तो अगर एक हिंदू और मुस्लिम की शादी भी होती है, लेकिन बच्चे की जो परवरिश हो रही है वो एक हिंदू की तरह हो रही है, हिंदू फैमिली, कम्युनिटी, ग्रुप में या ट्राइब में रहता है, दिवाली वाली सब मनाता है, तो वो क्या हो गया, वो बच्चा भी सेक्शन 2 के तहत हिंदू हो गया, वो मुस्लिम नहीं माना जाएगा. ओके. उसके अलावा अगर आप हिंदू में कन्वर्ट होते हैं तो आप किसी और धर्म के थे, वही 4 उठाते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू. तो अगर आपने हिंदू में कन्वर्ट किया तो आपके ऊपर ये एक्ट लागू होगा. या आप ओरिजिनली हिंदू थे पर आप पहले किसी और धर्म में गए, फिर आप वापस रिकन्वर्ट होकर हिंदू में आ गए, ठीक है, तो भी आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. तो बेसिकली जिस टाइम जब आप इशू में हैं, जब ये चैलेंज हो रहा है कि आप हिंदू हैं या नहीं है, उस टाइम अगर आप हिंदू वापस कन्वर्ट हो चुके हैं या वापस रिकन्वर्ट होकर आ चुके हैं, आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होगा. ओके. अगर आप हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख हैं, लेकिन अगर आप स्केड्यूल्ड ट्राइब हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब कौन होती है, जो संविधान के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में डिफाइंड है. मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि संविधान का जो डेफिनेशन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 366 है, उसके 25th क्लॉज में स्केड्यूल्ड ट्राइब डिफाइंड है. तो अगर आप वो स्केड्यूल्ड ट्राइब है तो आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दे आर सेपरेट रूल्स which are to be followed for scheduled tribes. Okay, so now you should know what is the meaning of Hindus. अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3. कुछ डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. हमें 2 में याद रखना है, हमें ABCD, E रिपील हो गया, FG, हमें ऐसे याद रखना है. आपको क्लॉजेस भी पता होने चाहिए, सब सेक्शंस पता होने चाहिए, नॉट द क्लॉज, सब सेक्शन, सॉरी. सेक्शन 3 ABCD FG. सेक्शन 3 सब सेक्शन A डिफाइन करता है कस्टम को. मैंने आपको पहले कहा था मैं आपको कस्टम समझाऊंगी. तो कोई भी प्रैक्टिस कस्टम कब बनेगी, जब 1 इट हैज़ टू बी एंशियंट, मतलब वो बहुत पुरानी होनी चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी रीजनेबल. रीजनेबल मतलब
रीजनेबल, इट हैज़ टू बी रीजनेबल। अब वो रीजनेबल है या नहीं है, कोर्ट में जाके वो चीज़ को आपको प्रूफ करना पड़ता है दैट इट इज़ बैक बाय रीजन, इट इज़ नॉट एन आर्बिट्ररी प्रैक्टिस। जैसे सती बहुत सालों तक फॉलो हुई थी, वो अनरीजनेबल हो गई थी, इट वॉज आर्बिट्ररी, इट डिड नॉट हैव एनी मेंटल रीजन। एंड देन इट हैज़ टू बी थर्ड सर्टन। सर्टन मतलब जब आप कोर्ट में प्रूफ कर रहे हो कि आपके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टम फॉलो हो रहा है, वो कस्टम क्या है, वो कस्टम सर्टन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई रैंडम प्रैक्टिस कोर्ट में बता रहे हो, नो। तो द प्रैक्टिस दैट यू आर क्लेमिंग that it is a custom, it has to be very specific and certain. The next, it should not be opposed to public policy. पब्लिक पॉलिसी जैसे है कि एवरीबडीज हेल्थ शुड बी मेंटेन, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो अगर आपकी जो प्रैक्टिस है वो इक्वालिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, इट वॉज एक्चुअली अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और फाइनली इतने सालों के बाद जाके वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुई है। तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं ये जो है दे डू नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ कस्टम। सो इट शुड बी एंशिएंट, इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट शुड बी not unreasonable, it should not be uncertain, it should be very मतलब certain होनी चाहिए। and then it has to be there should be no law which is declaring that practice to be void or invalid। तो मान लो आपका कस्टम कोई चीज़ को अलाउ कर रहा है, जैसे सती अलाउड थी, लेकिन बाद में पॉलिसी आ गई कि सती विल नॉट बी प्रैक्टिस। पहले चाइल्ड मैरिज अलाउड थी, बाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आ गया, तो अब जो चाइल्ड मैरिज है वो इलीगल हो गई है, तो अब वो कस्टम नहीं रहा। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि पहले कस्टम या यूसेज का फोर्स था, अगर बाद में उसके अगेंस्ट कुछ कानून आ जाता है तो जो कस्टम है वो इनवैलिड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3A, दैट्स कस्टम। 3B डिफाइंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस एक्ट में कोई भी अगर आपकी पिटिशन हिंदू मैरिज एक्ट में जाती है तो वो आपकी जो सिटी है उसका जो मेजर सिविल कोर्ट है वहाँ पे जाएगी या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जाएगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन 3C इट टॉक्स अबाउट हाफ ब्लड फुल ब्लड। फुल ब्लड से क्या कैसे रिलेटेड होते हैं आप, जब आपका एंसेस्टर जो है कॉमन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल एंसेस्टर, जब आपका वो मेल एंसेस्टर कॉमन है, जो दादा परदादा और उनकी एक वाइफ है और उनके जो भी बच्चे हैं, तो वो आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, दे आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड। तो आपके चाचा वाचा के जो बच्चे हो गए, बुआ के बच्चे हो गए, सब फुल ब्लड से रिलेटेड है। नाउ अगर आपका एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है, लेकिन उनकी जो है वाइफ्स अलग अलग थी, तो आपके दादा पर दादा ने 2 शादियां करी थी या 3 शादियां करी थी, तो उनके जितने भी बच्चे हैं, उनके जितने भी पुश्ते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय हाफ ब्लड, नॉट फुल ब्लड। ये सो हो गया सेक्शन 3 का C। Now section 3D talks about uterine blood, UTERINE, uterine blood। नाम से ही थोड़ा झोल लग रहा है, मस्ट भी विमेन का ही कुछ लोचा होगा। तो इट सेज कि आपका जो कॉमन एंसेस्टर नहीं था, आपकी कॉमन एंसेस्ट्रेस थी, मतलब आपकी जो दादी परदादी थी, इट वाज वन, बट आपके जो दादे थे या परदादे थे वो बहुत सारे थे। तो आपकी जो आंटी थी, जो आपकी दादी परदादी थी, शी हैड मैरिड टू मोर देन 1 मैन। तो उनके जितने भी बच्चे जो अलग अलग उनके हस्बैंड से बच्चे हो गए, दे आर कनेक्टेड बाय नॉट हाफ ब्लड, नॉट फुल ब्लड, बट यूटरीन ब्लड। ओके, इस पे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है, हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटरीन ब्लड पे। डेफिनेशन दे देंगे, यू हैव टू मैच द कॉलम। ओके, मतलब क्वेश्चन दे दिया कि कॉमन एंसेस्टर है, तो अगर सेम वाइफ है तो वो फुल ब्लड हो गया, कॉमन एंसेस्टर है डिफरेंट वाइफ्स होगी तो वो हाफ ब्लड हो गया, कॉमन एंसेस्ट्रेस है बट डिफरेंट हस्बैंड्स हो गया तो वो यूट्रीन ब्लड हो गया। ठीक है, इसके अलावा ई मैंने आपको बताया रिपील हो गया। ना 3 के F में आएंगे सपिंडा रिलेशन। सपिंडा पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, सपिंडा रिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, असेंडिंग डिग्री में। ठीक है, डिसेंडिंग व्हेन यू गोइंग डाउन, असेंडिंग इज व्हेन यू गोइंग अप। तो मदर से अगर हम 3 जनरेशन असेंड करें, मदर को इंक्लूड करेंगे तो मदर के पापा, उनके पापा, और फादर से 5 जनरेशन, तो पापा 1 हो गया, उसके बाद 4 ऊपर और 1 2 3 4 पापा के पापा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मदर के 3 जनरेशन तक, फादर के 5 जनरेशन तक, उनमें आप आपस में शादी नहीं कर सकते। इस रिश्ते को बोलते हैं सपिंडा रिलेशन। ठीक है, एंड लास्ट इज प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री